नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के दो ऐसे दिग्गजों की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके विचारों ने हमारे सीखने और सिखाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की। इनकी थ्योरी सिर्फ क्लासरूम की बातें नहीं है, ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि एक बच्चा और असल में हम सब इस दुनिया को कैसे समझते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन है इन दोनों के नजरिए के बीच के फर्क को समझना। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं, पियाजे का मैं बनाम वाइगॉट्स्की का हम। हाँ, एक महामुकाबला। एक तरफ है बच्चा जो अकेले दुनिया की खोज कर रहा है और दूसरी तरफ है बच्चा जो समाज के साथ मिलकर ज्ञान बना रहा है। और यहीं से बात दिलचस्प होती है। देखिए, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट्स थे, यानी रचनावादी। अच्छा। दोनों ये मानते थे कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम ज्ञान भरते हैं। वो सक्रिय होते हैं। बिल्कुल, वो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये निर्माण होता कैसे है? क्या ये एक अंदर की पर्सनल प्रक्रिया है या फिर ये एक बाहरी सामाजिक प्रक्रिया है? इसी सवाल के जवाब में इन दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। चलिए, तो पियाजे के मैं वाले नजरिए से शुरू करते हैं। उनका मानना था कि बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह है। हाँ, जो अकेले ही दुनिया पर एक्सपेरिमेंट करता है। पर इस सीखने का मैकेनिज्म क्या है? दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? देखिए, पियाजे ने इसके लिए अनुकूलन चक्र का आइडिया दिया, साइकिल ऑफ एडेप्टेशन। ओके। और इसकी शुरुआत होती है स्कीमा से। स्कीमा, ये दिमागी फोल्डर्स की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल सही। आप स्कीमा को दिमाग में जानकारी के पहले से बने हुए फोल्डर्स की तरह समझ सकती हैं। जैसे एक मिसाल लेते हैं। बताइए। एक बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा है कि 4 पैरों वाला रोएंदार जानवर कुत्ता होता है। ठीक है। तो बच्चे के पास एक कुत्ते का फोल्डर है। अब अगर वो कोई नई चीज देखता है तो क्या होता है? यही चक्र शुरू होता है। मान लीजिए बच्चा पहली बार एक बिल्ली को देखता है। उसके भी 4 पैर हैं और रोए हैं, तो वो अपने मौजूदा स्कीमा का इस्तेमाल करता है और उसे कुत्ता कहता है। अच्छा। इस प्रक्रिया को कहते हैं आत्मसातकरण या एसिमिलेशन, मतलब नई जानकारी को पुराने फोल्डर में फिट कर देना। तो दिमाग की पहली कोशिश यही होती है कि नई चीज को पुराने खांचों में ही फिट कर दो, भले ही वो पूरी तरह सही न हो। बिल्कुल। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उस स्कीमा को चुनौती देता है। क्या? वो कुत्ता भौंकने के बजाय म्याऊं कर देता है। ओह। यहां बच्चे के दिमाग में एक मानसिक असंतुलन, एक कंफ्यूजन पैदा होता है, जिसे पियाजे ने डिसइक्विलिब्रियम कहा। उसका जो सिस्टम बना हुआ था वो हिल गया। तो फिर दिमाग इस कंफ्यूजन से कैसे निपटता है? वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो यहीं पर समायोजन या अकोमोडेशन की प्रक्रिया आती है। अच्छा। बच्चा समझता है कि सारे 4 पैरों वाले जानवर एक जैसे नहीं होते, उसे अपना स्कीमा बदलना होगा। तो वो बिल्ली नाम का एक नया फोल्डर बनाता है। और इससे संतुलन वापस आ जाता है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया से उसका मानसिक संतुलन वापस आता है, जिसे साम्यीकरण या इक्विलिब्रिएशन कहते हैं। पियाजे के लिए असली सीखना इसी चक्र में है। कंफ्यूज होना और फिर अपने दिमागी फोल्डर्स को अपडेट करना। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत दिमागी कसरत है। तो पियाजे ने सिर्फ ये नहीं बताया कि दिमाग कैसे काम करता है, उन्होंने इसका एक पूरा रोड मैप भी तैयार किया है ना? हाँ, मतलब एक बच्चे की सोच कैसे स्टेज बाय स्टेज विकसित होती है। हाँ, और ये उनके काम का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। उन्होंने 4 चरणों का एक यूनिवर्सल रोड मैप दिया जो जैविक परिपक्वता से जुड़ा हुआ है। उम्र के हिसाब से टेक्ट परमानेंस, यानी पीकाबू का खेल समझना कि कोई चीज नजर से हटने पर भी मौजूद रहती है। एकदम सही। और इसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 2 से 7 साल का। हाँ, और उसकी सोच में आत्मकेंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म हावी होती है। ये वो स्टेज है जब आपके बच्चे को लगता है कि अगर उसे कोई कार्टून पसंद है तो पूरी दुनिया को पसंद होना चाहिए। हाँ, ये बहुत होता है। और यहीं पर वो संरक्षण भी नहीं समझ पाते, कंजर्वेशन। अच्छा, वो जूस वाला उदाहरण? हाँ, जब आप एक ही मात्रा के जूस को 2 अलग-अलग आकार के गिलासों में डालते हैं तो उन्हें लगता है कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। ये तो हर माता पिता ने अनुभव किया होगा। तो इस आत्मकेंद्रित सोच से बच्चा बाहर कैसे निकलता है? धीरे धीरे लगभग 7 साल की उम्र तक उसकी सोच में तर्क, मतलब लॉजिक, आने लगता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें वो देख और छू सकता है। मूर्त चीजों के लिए। हाँ, मूर्त चीजों के लिए। और आखिर में किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता आती है। अब वो न्याय, ईमानदारी, भविष्य, इन चीजों के बारे में सोच सकता है। तो पियाजे के लिए ये पूरा सफर अंदर से तय होता है। बिल्कुल। उनका मूल मंत्र था,
विकास सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। मतलब आप बच्चे को कुछ सिखाने से पहले उसके दिमागी तौर पर तैयार होने का इंतजार करते हैं। हाँ, यही उनका मानना था। तो पियाजे हमें बच्चे की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर देते हैं, एक छोटे वैज्ञानिक की तरह जो अपनी उम्र के हिसाब से अकेले ही चीजों को समझ रहा है। लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है? क्या बच्चे के आसपास के लोग, उसका समाज ज्यादा जरूरी हो सकता है? और यहीं पर वाइगोत्स्की की एंट्री होती है। बिल्कुल। अगर पियाजे बच्चे के दिमाग के अंदर झांक रहे थे, तो वाइगोत्स्की बच्चे के चारों ओर की दुनिया को देख रहे थे। उनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। हाँ, वो कहते थे कि बच्चे का विकास उसके समाज, उसकी संस्कृति और उसकी भाषा से अलग किया ही नहीं जा सकता। सीखना अकेले में नहीं होता। वो दूसरों के साथ होता है। हाँ, दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से होता है। उनके लिए तो भाषा सिर्फ विचारों को जाहिर करने का जरिया नहीं, बल्कि सोचने का औजार है। हम भाषा की मदद से सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। वाइगोत्स्की का सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसे 3 गोलों की तरह सोचिए। ठीक है। बीच के गोले में वो सब कुछ है जो एक बच्चा अकेले कर सकता है, जैसे मान लीजिए जूते के फीते बांधना। ओके। हाँ, सबसे बाहरी गोले में वो काम है जो वो अभी बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी मदद मिले, जैसे कार चलाना। ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो दायरा है ना, वही ZPD है। वही ZPD है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां बच्चा किसी की मदद से काम को सफलतापूर्वक कर सकता है। वाइगोत्स्की कहते थे कि असली सीखना इसी बीच वाले दायरे में होता है। तो ये वो जगह है जहां चुनौती और क्षमता का सही मेल होता है। और ये मदद कौन करता है? कोई भी। जैसे वाइगोत्स्की ने MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहा। कोई भी मतलब? कोई भी हो सकता है, एक टीचर, माता पिता या कोई दोस्त भी जिसे वो काम पहले से आता हो। अच्छा। और MKO जो अस्थायी मदद देता है, उस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग, जैसे साइकिल चलाना सिखाते समय पीछे से पकड़ना। एकदम सही उदाहरण है। आप शुरू में पीछे से सीट पकड़ते हैं और जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाने लगता है, आप धीरे धीरे अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये सपोर्ट अस्थायी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सपोर्ट अस्थायी है, स्थायी नहीं। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका मतलब है कि सीखने वाला कौन है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि सिखाने वाला कौन है। हाँ, और कभी-कभी एक दोस्त एक बड़े से बेहतर टीचर हो सकता है। पीयर ट्यूटरिंग। बिल्कुल, पीयर ट्यूटरिंग वाइगोत्स्की के विचारों का एक अहम हिस्सा है। कभी-कभी एक बच्चा दूसरे बच्चे को बेहतर समझा सकता है क्योंकि वो हाल ही में उसी सीखने की प्रक्रिया से गुजरा है। तो ये सब हम वाली भावना को मजबूत करता है। हाँ, इसीलिए वाइगोत्स्की का नजरिया पियाजे से ठीक उल्टा है। वो कहते हैं कि सीखना विकास को आगे खींचता है। लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। सामाजिक संपर्क बच्चे को वो चीजें सिखाता है जिनके लिए शायद वो दिमागी तौर पर अभी तैयार ना भी हो। सही कहा। चलिए अब इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने लाते हैं। वो कौन सा एक मुद्दा था जिस पर दोनों बिल्कुल सहमत नहीं थे? वो था भाषा और विचार का रिश्ता। अच्छा। देखिए, पियाजे ने देखा कि छोटे बच्चे खेलते हुए अक्सर खुद से बातें करते हैं। हाँ, करते। उन्होंने इसे अहं केंद्रित वाक या ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा और माना कि ये बच्चे की अपरिपक्वता की निशानी है, कि वो अभी दूसरों का नजरिया नहीं समझता। तो उनके लिए ये बातचीत किसी काम की नहीं थी? किसी काम की नहीं थी। वो मानते थे कि ये बड़े होने पर अपने आप गायब हो जाती है। संक्षेप में, पियाजे के लिए पहले विचार आता है, फिर भाषा। और वाइगोत्स्की का इस पर क्या कहना था? वाइगोत्स्की ने भी बच्चों को खुद से बात करते देखा, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच कहा और इसे बच्चे के लिए एक बेहद जरूरी औजार माना। औजार किस तरह का? उनके अनुसार बच्चा खुद को निर्देश देने, अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए खुद से बात करता है। अच्छा, तो ये सोच का एक जरिया है। हाँ, ये सोच का एक जरिया है, अपरिपक्वता की निशानी नहीं। उनके लिए भाषा और विचार साथ साथ विकसित होते हैं और भाषा सोच को दिशा देती है। इस अलग सोच का क्लासरूम में क्या मतलब हुआ? दोनों के हिसाब से एक आइडियल क्लासरूम कैसा दिखेगा? एक पियाजे की कक्षा में आपको बच्चे अकेले या छोटे समूहों में चीजों से खेलते हुए, खोज करते हुए दिखेंगे। डिस्कवरी लर्निंग। हाँ, शिक्षक एक सुगमकर्ता की तरह होता है, एक फैसिलिटेटर जो बस माहौल बनाता है और सही सामग्री देता है, लेकिन सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। और वहाँ बच्चे की तैयारी का इंतजार किया जाता है। बिल्कुल। और वाइगोत्स्की की क्लास?
वो तो पूरी तरह से अलग होगी। पूरी तरह से। एक वाइगोत्स्की की कक्षा में आपको सहयोग और बातचीत का माहौल मिलेगा। बच्चे ग्रुप्स में काम करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग। जी। शिक्षक एक गाइड की तरह होगा जो जरूरत पड़ने पर स्कैफोल्डिंग यानी सही समय पर सही मदद देगा। जी। यहाँ इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि बच्चे को ZPD में धकेलकर सिखाया जाता है। तो कुछ आम गलतफहमियां भी हैं इन थियरीज को लेकर, जिनसे बचना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक आम गलतफहमी ये है कि स्कैफोल्डिंग स्थायी मदद है। जो कि वो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमेशा अस्थायी होती है। दूसरी गलतफहमी ये है कि पियाजे समाज की भूमिका को पूरी तरह नकारते हैं। ये भी सच नहीं है। वो बस जैविक परिपक्वता को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। हाँ, और सबसे बड़ी गलतफहमी ये कि वाइगोत्स्की के मॉडल में बच्चा निष्क्रिय होता है। नहीं, दोनों ही मानते थे कि बच्चा एक सक्रिय निर्माता है। बिल्कुल। फर्क बस इतना है कि एक अकेले निर्माण करता है और दूसरा समाज के साथ मिलकर। तो अगर हमें इन दोनों के विचारों का सार निकालना हो एक आसान तरीके से, तो क्या कहेंगे? इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है पियाजे इक्वल टू मैं और वाइगोत्स्की इक्वल टू हम। एमी वर्सेस वी। हाँ, पियाजे का पूरा फोकस मेरे जैविक विकास, मेरी व्यक्तिगत खोज और मेरे स्कीमा पर है। ये एक अंदर से बाहर की प्रक्रिया है। और वाइगोत्स्की? वहीं वाइगोत्स्की का फोकस हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे आपसी संवाद पर है। ये एक बाहर से अंदर की प्रक्रिया है, जहां समाज की सीख बच्चे के विकास का हिस्सा बनती है। तो ये साफ है कि कोई एक सही या दूसरा गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं। दोनों ने हमें सीखने की पहेली के दो बहुत जरूरी टुकड़े दिए हैं। एक हमें बच्चे के अंदर झांकने में मदद करता है, तो दूसरा हमें बच्चे की चारों ओर की दुनिया को देखने में। बिल्कुल। और यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ। आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर एक इंसान ना होकर एक AI असिस्टेंट या एक YouTube वीडियो भी हो सकता है, वहाँ वाइगोत्स्की का सिद्धांत कैसे विकसित होगा? क्या सामाजिक संपर्क की हमारी परिभाषा ही बदल रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और पियाजे के उम्र आधारित चरणों के बारे में क्या? हाँ, क्या तकनीक और सूचना तक इतनी आसान पहुंच बच्चों के दिमागी विकास की समय सीमा को बदल रही है? क्या बच्चे अब कुछ चीजें जल्दी सीख रहे हैं जिससे पियाजे के चरण उतने स्पष्ट नहीं रह गए हैं? सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।